हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए प्रोबेबिलिटी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था। और प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे लोगों से पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से चुना गया। पत्ते के एक इक्का होने की, हुकुम का पत्ता होने की तथा पान का पत्ता न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो बातें हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब ये 52 जो पत्ते होते हैं ये 4 भागों में बटे हुए होते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। कैसे? तो 13 13 13। ठीक है, 13 13 13। अब ये 13 13 किस किस के होते हैं वो मैं बना देता हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए, एक होता है दोस्तों आप लोगों के इस प्रकार से दिल का, जिसे कहा जाता है लाल। एक होता है आप लोगों के इस प्रकार से ईंट का। और एक होता है दोस्तों आप लोगों के काली का, जो कि दिल ही होता है लेकिन ये ऐसे बाहर भी निकल रहा होता है। और एक होता है आप लोगों के दोस्तों फूल का। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये होते हैं दोस्तों टोटल 13 13 के सेट में 4 प्रकार की ताशें। ठीक है, 52 टोटल होती है और 4 भागों में बटी होती है 13 13 13। अब यहाँ पूछा गया है कि इक्का होने की, और ये जो 13 के 13 ये सभी में सेम ही होते हैं। 1 से लेकर के 10 तक गिनतियाँ होती हैं, फिर जो आपके गुलटा, बादशाह, रानी और इक्का जो ये होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्का यहाँ पर भी होगा, एक इक्का यहाँ भी होगा और एक इक्का यहाँ भी होगा, एक इक्का यहाँ भी होगा। तो टोटल इक्का है कितने दोस्तों? 4। तो प्रायिकता यानी इक्का के आने की प्रायिकता कितनी है दोस्तों? 4। ठीक है, बटे टोटल पत्ते कितने हैं? 52। 52 में से भाई एक लिया जाएगा कोई, तो ये 52। तो इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/13। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया देखो कि हुकुम का पत्ता होने की। अब हुकुम का पत्ता यानी क्या होता है? तो हुकुम के पत्ते का केवल और केवल इतना मतलब है कि जो ये आपके काली वाला पत्ता है ना, ये जो काली वाला, इसी को कहा जाता है हुकुम का पत्ता। ठीक है, तो ये है दोस्तों आप लोगों के कितने? 13 पत्ते। तो 13/52 तो कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया कि पान का पत्ता न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पान का पत्ता न होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो अब आप लोगों को पता है कि चाहे वह हुकुम का पत्ता आए, चाहे वह फूली का पत्ता आए, चाहे वह ईंट का पत्ता आए, चाहे वह लाल का पत्ता आए या पान का पत्ता आए, तो सभी की प्रायिकता 1/4 ही है। अब इसने लेकिन बोला पान का पत्ता न आने की प्रायिकता, और न आने की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों? एक में से आने की प्रायिकता निकाल लीजिए। ठीक है, अब प्रायिकता एक में से आने की प्रायिकता कितनी है? 1/4, क्योंकि कोई भी 4 में से कोई भी पत्ता हो, आने की प्रायिकता 1/4 ही है, चाहे वो पान का हो, चाहे ईंट का हो, चाहे फूल का हो। तो कितना हो जाएगा प्रायिकता? 3/4। ठीक है, तो पान के पत्ते न आने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। बस ये 3 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से आपको प्रायिकता में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे से, देख लो बेचारे। ठीक है, तो यहाँ एक बात याद रखिएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से जो मैंने बताया कि ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं? 52। 13 13 के सेट में होते हैं, 13 लाल के, 13 ईंट के, 13 हुकुम के और 13 फूल के। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत सभी के पत्ते एक जैसे होते हैं, 1 से लेकर 10 तक की गिनती, फिर आपका जे, क्यू और के और आपका इक्का। ठीक है, ये 4 अलग होते हैं। और आपके 10 जो है वो कौन से हो जाते हैं? सॉरी, हाँ 10 जो है आपके ये हो जाते हैं। तो टोटल पत्ते होते हैं दोस्तों 13 13 13। ये बात आपको याद रखनी है और बात समझ में भी आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, तो देखिए, अब मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई कि 1 से लेकर 10 तक बोला है। अरे वो 1 से 10 नहीं है, मतलब 2 से लेकर के 10 तक की गिनती है। एक का पत्ता नहीं होता है, ये आपको पता है। ठीक है, एक का पत्ता नहीं होता है। तो 2 से 10 तक कितने हो गए? 9 और 4 13। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे। और अब हम समझेंगे एक नया कॉन्सेप्ट,
वो नया कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, इस प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कि परिभाषिक कुछ शब्द है उनके बारे में, ठीक है। जिसमें पहला जो परिभाषिक शब्द आता है दोस्तों आप लोगों के, वह आप नोट डाउन करिएगा। और पहला आता है देव परीक्षण। क्या आता है दोस्तों? देव परीक्षण, ठीक है। अब ये देव परीक्षण का मतलब क्या है? देव परीक्षण का मतलब है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट या देव परीक्षण से तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे दोस्तों उसी परिस्थिति में कितनी ही बार किया जा सके परंतु उसके परिणाम के बारे में हम पूर्वानुमान नहीं लगा सके। कहने का मतलब ये है, कोई कार्य है, आप उसको चाहे 100 बार करिए, चाहे 200 बार करिए, चाहे एक बार ही कर लीजिए और फिर वापस दूसरी बार करिए, ठीक है। लेकिन हर बार परिणाम के आने की हमें पता ही ना चले कि क्या आ सकता है, जिसका हम अनुमान ही ना लगा सके। जैसे कि हमने कोई सिक्का लिया, क्या लिया दोस्तों? एक सिक्का लिया और उस सिक्के को 100 बार उछाला, लेकिन आप देखोगे कि चाहे एक बार किसी व्यक्ति ने उछाला हो, चाहे किसी दूसरे ने 100 बार उछाला हो, लेकिन दोनों ही बार दोनों ही व्यक्तियों को अगर ये कहा जाए अब कि अब आप दोनों, एक जने ने 100 बार उछाल लिए थे और दूसरे ने एक बार ही उछाला, और अब बोला कि आप वापस उछाल के बताइए कौन सा आने वाला है पहले, तो नहीं बता पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। तुक्का लगा दे वो अलग चीज़ है, और आ जाए तुक्के में हेड टेल तो ठीक है। बाकी आप सिक्कों के बारे में इसी प्रकार से ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें आप किसी भी प्रकार की पहले से नहीं कह सकते हैं कि यही पत्ता आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो कोई भी ऐसा कार्य जिसे उसी परिस्थिति में वापस, ठीक है, परिस्थितियाँ वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 22 आप सिक्का ले लो, मतलब सिक्के के दोनों तरफ ही हेड हो और फिर उछाले जा रहे हो 100 बार और एक बार, तो फिर 100 हेड ही आना है, वो दोनों तरफ हेड है। तो अब इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि कोई भी ऐसा कार्य जिसे उसी परिस्थिति में कितनी ही बार किया जाए, ठीक है, कितनी ही बार किया जाए, परंतु उसके परिणामों के बारे में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो देव परीक्षण यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसे उसी परिस्थिति में कितनी ही बार किया जाए परंतु उसके परिणामों के बारे में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है अथवा उसका घटना अनिश्चित है, देव परीक्षण कहलाता है। पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, देव परीक्षण कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ये शुद्ध हिंदी में कभी कभी देव परीक्षण शब्द के बारे में आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले और आप ये सोचते ही रहो कि भाई ये देव परीक्षण क्या है, कोई देवताओं से संबंधित है क्या? तो नहीं भाई, देवताओं से संबंधित नहीं है, देव परीक्षण कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों को मैं लिखवा देता हूँ दूसरी। वह आती है दोस्तों आप लोगों के प्रतिदर्श समूह और प्रतिदर्श बिंदु, ठीक है। तो आप लिखिए प्रतिदर्श समूह व प्रतिदर्श बिंदु, ठीक है, प्रतिदर्श बिंदु। तो प्रतिदर्श समूह व प्रतिदर्श बिंदु यानी कि सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक परीक्षण के जितने भी संभावित परिणाम जो होते हैं, जैसे कि हमने कोई सिक्का उछाला तो हेड और टेल ये दो संभावित इसके क्या है परिणाम है, इन्हें तो क्या कहा जाएगा संभावित परिदर्श समूह, क्या कहा जाएगा परिदर्श
समूह। लेकिन जब दोस्तों प्रत्येक परिणाम जो उसका अलग अलग प्राप्त हो रहा है, जैसे कि हेड और टेल दोनों मिलकर के बने प्रतिदर्श समूह, लेकिन अगर एक हेड पर्टिकुलर की बात की जाए तो वह क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रतिदर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रतिदर्श समूह की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि प्रतिदर्श समूह है क्या। तो प्रत्येक परीक्षण के कुल संभावित परिणामों को प्रतिदर्श समूह कहते हैं। प्रतिदर्श समूह कहते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श समूह किसे कहते हैं? तो प्रत्येक परीक्षण के कुल संभावित परिणामों को प्रतिदर्श समूह कहते हैं। अब प्रतिदर्श बिंदु के बारे में बात करते हैं कि प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत स्टार डाल के लिख लीजिए आप प्रतिदर्श बिंदु। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए कि प्रत्येक परिणाम को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिदर्श बिंदु किसे कहा जाता है? प्रत्येक परिणाम को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, तो उदाहरण। ठीक है, और उदाहरण में हमने क्या करा? एक सिक्का उछाला। तो संभवत परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे? हेड और टेल। तो ये जो हेड और टेल का एक जोड़ा है, इसे तो क्या कहेंगे हम दोस्तों? प्रतिदर्श समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिदर्श समूह कहेंगे। लेकिन जो दोस्तों आप लोगों के सामने ये हेड और टेल अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे? तो ये जो हेड अलग प्राप्त हुआ, टेल अलग प्राप्त हुआ, इसे हम कहेंगे प्रतिदर्श बिंदु। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रतिदर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में भी आ चुकी होगी। और देव परीक्षण और प्रतिदर्श समूह और प्रतिदर्श बिंदु, ये सब बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इससे संबंधित जो आपके ये प्रतिदर्श समूह हमने पढ़े हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट अब टॉपिक डालिएगा प्रतिदर्श समूह के प्रकार। ठीक है, प्रतिदर्श समूह के प्रकार। ठीक है, तो प्रतिदर्श समूह के कितने प्रकार हैं? तो दो टाइप्स है, जिसमें कि पहला है दोस्तों आप लोगों के परिमित प्रतिदर्श समूह। कौन सा दोस्तों? परिमित परिदर्श समूह। लेकिन सेकंड आप लोगों के कौन सा है दोस्तों? अपरिमित प्रतिदर्श समूह। ठीक है, अब देखिए परिमित प्रतिदर्श समूह का मतलब केवल इतना ही है कि किसी भी प्रतिदर्श समूह के जो परिसिद्ध प्रतिदर्श बिंदु होते हैं वो क्या हो? सीमित हो। ठीक है, तो परिमित प्रतिदर्श समूह में क्या होगा? प्रतिदर्श बिंदु सीमित संख्या में क्या होंगे? सीमित संख्या में। ठीक है, लेकिन अपरिमित प्रतिदर्श समूह में क्या होगा कि जो आपके प्रतिदर्श बिंदु है, प्रतिदर्श बिंदु
असीमित संख्या में या अनंत होंगे, असीमित संख्या में। बस ये बातें आपको याद रखनी है। क्या है कि दोस्तों आप टीचर बनने जा रहे हो, इसलिए आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी भी इतने अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप उसे हैंडल कर सके, तब जाते दोस्तों टीचर बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने बस जो है मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आजकल जो है क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए टीचर बोला है। मुझे पता है आप इन्वेस्टिगेटर बनने जा रहे हो, अन्वेषक बनने जा रहे हो, लेकिन आपको भी थ्योरी वाइज के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं और अदर एग्जाम में भी जो रीट के स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनके भी काम आ सकता है। एनटीपीसी वगैरह जो भी एग्जाम दे रहे हैं सभी के ये प्रोबेबिलिटी काम का है, इसीलिए मैंने इसकी थंबनेल पर भी लिखा है इन्वेस्टिगेटर एंड अदर एग्जाम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, कोई दिल पे मत लेना कि भाई टीचर कहाँ बना रहे हो आप। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये तो थे दोस्तों प्रतिदर्श समूह, प्रतिदर्श बिंदु और देव परीक्षण। फिर प्रतिदर्श समूह के प्रकार जो है परिमित प्रतिदर्श समूह और अपरिमित प्रतिदर्श समूह। परिमित प्रतिदर्श समूह कौन सा होता है? जिसमें प्रतिदर्श बिंदु जो है वो सीमित संख्या में हो, लेकिन जिसमें असीमित हो प्रतिदर्श बिंदु वह अपरिमित प्रतिदर्श समूह कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों घटनाओं के बारे में, जो कि आप लोगों को जैसे कि आगे मिलेगा, जैसे कि स्वतंत्र घटनाएं मिलेगा, आश्रित घटनाएं मिलेगा, अपवर्जित घटनाएं मिलेगा, गैर अपरस्पर अपवर्जित संख्या मिलेगी, सरल और संयुक्त घटनाएं मिलेगी, और इनसे नाम से ही जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज जनरेट होगी, तो उनसे भी क्वेश्चन आता है। इसलिए अब आप जो है नोट डाउन करिएगा घटनाएं, टॉपिक डालिए घटनाएं। क्या लिखेंगे दोस्तों? घटनाएं। अब घटनाएं कितने कितने प्रकार की होती है, मैं यहाँ केवल और केवल नाम लिखवाऊंगा, इनकी थ्योरी हमारे काम की ज़्यादा नहीं है, मैं बोल के केवल सुना दूंगा। तो सबसे पहला जो आता है दोस्तों वह आता है कि समान रूप से घटने वाली घटनाएं, समान रूप से घटने वाली घटनाएं। ठीक है, पहला पॉइंट। अब ये समान रूप से घटने वाली घटनाएं कौन सी है? तो समान रूप से घटने वाली घटनाओं का तात्पर्य है कि जब प्रयोग की जा रही है, आपके द्वारा कोई परीक्षण किया जा रहा है, उसमें सभी घटनाएं जो है उनके घटने की संभावना पूर्ण रूप से समान हो। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल भाई सिक्के लेकर के चलते हैं हम। अब सिक्कों में दोस्तों हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 है। इसी प्रकार से ताश के 52 पत्तों में से किसी एक पत्ते के आने की प्रायिकता 1/52 है, तो वह 1/52 ही रहेगी, चाहे कौन सा ही पत्ता आए, सभी पत्तों के लिए प्रायिकता कितनी रहेगी? 1/52 ही रहेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। समान रूप से घटने वाली घटनाओं का तात्पर्य है कि जो आप प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, उसमें संभवतः जितने भी परिणाम हैं उन सभी के आने की प्रायिकता या उनके संभावना पूर्ण रूप से समान हो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आती है स्वतंत्र घटनाएं। कौन सी घटनाएं? तो स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं। अब ये स्वतंत्र घटनाएं या इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये क्या होते हैं? तो इंडिपेंडेंट इवेंट से तात्पर्य है कि आपने कोई दो घटनाएं कर रहे हो, दो घटनाएं हैं और वे स्वतंत्र घटनाएं तब कहलाती है जब आपकी एक घटना घटित हो, उससे दूसरी घटना पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो। क्या हो दोस्तों? एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, या पहली घटना घटने से दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, दूसरी के घटने से पहली पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे कि आपने क्या करा कि एक साथ मतलब एक सिक्का लिया, उसको 3 बार उछाला, तीनों ही बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल आने की प्रायिकता समान ही रहेगी। पहली बार उछाला तब भी हाफ थी हेड की, सेकंड बार उछालिए हाफ ही रहेगी, थर्ड बार उछालिए हाफ ही रहेगी, 4 बार 5 बार 10 बार 50 बार उछालिए, हमेशा हेड आने की प्रायिकता जो है संभावना है वह आधी ही रहेगी। तो ये क्या कहलाती है? स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके आश्रित घटनाएं। आश्रित घटनाएं। अब ये आश्रित घटनाएं क्या होती है, यानी डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? तो डिपेंडेंट इवेंट से तात्पर्य है कि जब एक घटना घटे या दूसरी के घटने का प्रभाव पहली पर पड़े या पहली के घटने का प्रभाव दूसरी पर घटे।
मतलब कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि कोई आपने दो चीजें या दो आप परीक्षण कर रहे थे, अगर आपने पहला परीक्षण कर लिया तो दूसरे परीक्षण पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। जैसे कि हमने क्या करा दोस्तों, 52 पत्ते जो है उन 52 पत्तों में से किसी एक पत्ते को निकाला, उसके आने की प्रायिकता कितनी हो गई दोस्तों, 1/52। ठीक है, लेकिन मैंने अब क्या करा कि इस एक पत्ते को मैंने बाहर कर दिया। क्या कर दिया, इस पत्ते को ही मैंने बाहर रख दिया, वापस इंक्लूड नहीं करा। तो अब कितने पत्ते रहे, केवल और केवल 51। और अब हो सकता है वो पत्ता अगर लाल का है तो लाल के 12 ही पत्ते बचे, तो लाल के पत्ते आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 12/51। ठीक है, हो सकता है काली का पत्ता हो तो काली का पत्ता कम हो जाएगा, तो 12/52 उसकी प्रायिकता हो जाएगी, काली वाले की 51 हो जाएगी, 12/51। इस प्रकार से अगर वह पत्ता जो, अब देखो तो इससे क्या प्रभाव पड़ा कि पहली घटना क्या थी कि सपोज करिए लाल का पत्ता एक निकालना है, तो लाल का पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1/4, क्योंकि 13/52, तो 1/4। लेकिन जैसे ही आपने नेक्स्ट बार वापस से करा कि लाल के पत्ते के आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो अब आपके 1/4 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने लाल के पत्ते को बाहर कर दिया। अब बच्चे पत्ते टोटल 51, और 51 में लाल के पत्ते केवल और केवल कितने हैं, 12। तो फर्स्ट टाइम तो कितनी आई प्रायिकता, 1/4, लेकिन सेकेंड टाइम प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 12/51। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये होती है आश्रित घटनाएं। ठीक है, नेक्स्ट चौथी घटना आती है दोस्तों आप लोगों के सरल एवं संयुक्त घटनाएं। ठीक है, तो सरल व संयुक्त घटनाएं। ठीक है, संयुक्त घटनाएं, ये बात आपको याद रखनी है कि सरल व संयुक्त घटनाएं क्या होती है। तो सरल घटना का तात्पर्य केवल इतना है कि जब आप एक समय में एक ही घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करते हो तो उसे कहा जाता है सरल घटना। जैसे कि सिक्के को उछालना है, पासे को फेंकना है, इस प्रकार से। अगर हम इस जगह क्या करें, दो या दो से अधिक घटनाएं जब एक साथ घटित हो रही हो तो उसे संयुक्त घटना कहते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, दो सिक्के एक साथ उछाल लिए, तो टोटल प्रायिकता कितनी है, कितने हमारे पास प्रतिदर्श समूह बनेंगे, 4, एक हेड हेड, एक टेल टेल, एक हेड टेल, एक टेल हेड। तो समझ में आ गई। तो संयुक्त घटनाएं क्या होती है, जब दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पांचवी घटना आती है दोस्तों परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटना, ठीक है, या घटनाएं। अब देखिए परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती है। तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ये तब है दोस्तों जब आपने सभी संभावित घटनाओं की आपने सूची ली है और जिसमें से एक के घटित होने पर जो शेष जितने भी परिणाम थे उनके घटने की प्रायिकता शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो आपने सिक्का उछाला, अगर यहां सिक्का में हेड आया है तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई, अब हेड आ गया है तो हेड आ चुका है। अब टेल आने की प्रायिकता कितनी बची, 0। हेड तो आ ही चुका है भाई। ठीक है, तो परस्पर अपवर्जी घटनाओं का तात्पर्य है केवल और केवल इतना कि जितने भी संभावित घटनाएं होती है या संभावित परिणाम होते हैं उनमें से किसी एक घटना के घटित होने के बाद शेष बची हुई घटनाओं की प्रायिकता शून्य हो जाती है या उनके घटने की संभावना शून्य हो जाती है। और ये सिक्के के एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझा दिया। ठीक है, और जो भी शेष आपकी जो घटनाएं बची जिनकी प्रायिकता शून्य हो गई वे क्या कहलाती है, पूरक घटनाएं कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट 6th नंबर पर आती है गैर परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, अपवर्जी घटनाएं, गैर परस्पर अपवर्जी घटनाएं। गैर परस्पर अपवर्जी घटना का तात्पर्य केवल इतना है कि जितने भी घटने की संभावना है उनमें से अगर एक घटना के घटित होने से शेष घटनाओं के घटित होने की संभावना शून्य नहीं होती है तो उसे कहा जाता है गैर परस्पर अपवर्जी घटना, और अगर शून्य हो जाता है तो परस्पर अपवर्जी घटना है। बस ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 7th नंबर पर आता है परिपूर्ण घटनाएं यानी कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो परिपूर्ण घटनाएं क्या होती है, परिपूर्ण घटनाएं। अब ये परिपूर्ण घटनाएं क्या है,
तो परिपूर्ण घटनाओं का केवल और केवल इतना तात्पर्य है, एक परीक्षण के सभी संभव परिणाम के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, परिपूर्ण या संपूर्ण घटनाएं। कहने का तात्पर्य इतना ही है, प्रतिदर्श समूह जो होता है ना, कि भाई पूरी जितनी भी संभावनाएं घटित हो सकती है उनका समूह, उसे ही क्या कहा जाता है, परिपूर्ण घटनाएं या एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जितनी भी आपके पॉसिबिलिटी हो उन सभी को क्या कहा जाता है, परिपूर्ण घटनाएं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के दोस्तों आता है 8 नंबर पर जो घटना आती है वह आती है आपकी अनुकूल घटनाएं, यानी कि जो हम चाह रहे थे वह हो जाए। ठीक है, तो अनुकूल घटनाएं। अब अनुकूल घटनाएं से तात्पर्य क्या है, जो हमारे पॉसिबिलिटी हो टोटल। ठीक है, क्या हो, टोटल मतलब जो अनुकूल घटनाएं जो हम चाह रहे थे, जैसे कि भाई हेड आने की प्रायिकता और हेड आ जाए तो वह क्या कहलाएगी, अनुकूल घटना कहलाएगी। यानी कि कहने का केवल कि परीक्षण जो आपने करा वह सफल हो जाए तो हम उसे कहते हैं अनुकूल घटनाएं, अगर वह आपका विफल हो जाए तो हम उसे कहते हैं प्रतिकूल घटनाएं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो ये थी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो है दोस्तों आप लोगों के साथ में कल डिस्कस करूंगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे संयोगानुपात क्या होता है, और योग प्रमेय क्या कहती है, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है आपके, और बेज थ्योरम दे रखी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। मैं हर क्लास को आपके सामने हर टॉपिक को इतना ज़्यादा इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आप लोगों का हर बात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, ये नहीं कि हमारी ओर से केवल कोर्स पूरा करवाया जाए। यूट्यूब पर मैं आपको फ्री केवल और केवल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए फ्री पढ़ाने पर ही आप जो है अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप पैसे दे करके क्यों सिलेक्ट हो, मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, और पढ़िए फ्री में ही पढ़ाऊंगा, नहीं लूंगा किसी से, आज क्या कल क्या, कहीं भी हो जाऊँ, कैसा भी पहुँच जाऊँ। चैनल बंद भी हो जाएगा तब भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, चैनल चालू भी रहा तो भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।